जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे दिल में एक गिल्ट ज़रूर आता है। हम सोचते ज़रूर हैं कि काश हम ऐसा ना करते, ऐसा करते। क्योंकि ये गिल्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यही गिल्ट आगे जाकर हमें आइंदा गलत कामों से दूर रखता है। ये मैं गिल्ट की बात आज इसलिए कर रहा हूँ कि आज का केस एक ऐसी गिल्ट के बारे में है। एक 14 साल की लड़की का गिल्ट एक नाइटमेयर में तब्दील होकर एक ऐसे खौफनाक केस से राज़ फ़ाश करता है, जो कि हम जैसे आम लोगों के सुनने में ही बहुत ही दर्दनाक केस है। एक 14 साल की लड़की हांगकांग के पुलिस स्टेशन में बहुत ही घबराई हुई आती है। वो बहुत ही खौफज़दा हुई होती है और बार-बार पुलिस से ये कह रही होती है कि उसे एक सर कटी हुई औरत की लाश सता रही है। जब पुलिस उससे डिटेल्स पूछती है तो वो बताती है कि उस औरत का सर कटा हुआ है और उसकी बॉडी को हर तरफ से इलेक्ट्रिक वायर से बांधा गया था। आगे जाके जब पुलिस तफ्तीश करती है तो उन्हें एक हेलो किटी डॉल के अंदर उस औरत का सर कटा हुआ मिलता है और पूरे हांगकांग में ये केस हेलो किटी मर्डर केस के नाम से मशहूर हुआ। आइए आज इस केस के बारे में बात करते हैं। द केस ऑफ हेलो किटी मर्डर। ये जिस औरत की हम बात कर रहे हैं इसका नाम फैन मैन ही है। फैन मैन ही का बचपन बहुत ही दर्दनाक गुजरा। गुर्बत, अफलास ये सब तो था ही, लेकिन इन सबसे बड़ी बात उसके अपने पेरेंट्स ने उसे अबैंडन कर दिया और उसको सारी ज़िंदगी ऑर्फनेज में गुजारनी पड़ी। हमें पता है कि ऑर्फनेज की ज़िंदगी वैसे ही बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन हांगकांग का जो वो टाइम था 1980 से 1990, वो हांगकांग के लिए बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ था। बुलिंग मतलब हर तरह के क्राइम्स ऑर्फनेज में होते थे और वहाँ के बच्चों के लिए सर्वाइव करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल बात थी। जब फैन 16 साल की हुई तो ऑर्फनेज ने उसको बाहर निकाल दिया। फैन एक 16 साल की कम उम्र बच्ची, ना उसके हाथ में कोई स्किल था, ना एजुकेशन। वो हांगकांग की सड़कों पर लावारिस फिरती रही। तो ज़ाहिर सी बात है उसने गलत रास्ता इख्तियार करना था। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे कि इस 16 साल की कम उम्र बच्ची के लिए वो टाइम स्पेंड करना कितना मुश्किल होगा। ना उसके पीछे ना माँ-बाप की कोई सपोर्ट थी, ना उसके पास कोई स्किल, ना एजुकेशन और ना कोई पैसे। उस बेचारी ने किस तरह सर्वाइव करना था। इस तरह के बच्चे ज़ाहिरी तौर पर क्राइम्स की दुनिया में ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे फैन ने भी यही किया, वो छोटी-मोटी चोरियाँ करने लगी अपना पेट पालने के लिए। लेकिन उन चोरियों से उसके इतने पैसे जमा नहीं होते थे कि वो अपना पेट पाल सके और उसने फिर प्रोस्टिट्यूशन का रास्ता इख्तियार किया। प्रोस्टिट्यूशन में काम करने से उसके थोड़े बहुत लिंक्स बन गए थे और प्रोस्टिट्यूशन की वजह से उसे एक नाइट क्लब में एज़ अ डांसर की जॉब मिली। फैन ने इस नाइट क्लब में कुछ साल काम किया, लेकिन फैन जो थी वो एक तरह से अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती थी इन अ पॉजिटिव वे। फैन की विल बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो अपना फ्यूचर अच्छा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, वो भी ज़िंदगी में सेटल होना चाहती थी। मई 1996 में फैन की मुलाकात वहाँ पर आए हुए कस्टमर से होती है। फैन और उसके दरमियान रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और फैन जो है इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना चाहती थी। मतलब उसके साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है डांस बार में जो आएगा वो भी कोई ऐसा ही बंदा होगा ना। वो इंसान खुद भी ड्रग एडिक्ट था और अब्यूसिव था। उन दोनों की शादी तो हो जाती है और उन दोनों का एक बच्चा भी होता है। शुरुआत का कुछ टाइम उन दोनों का आपस में बहुत अच्छा गुज़रता है और फैन को ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है। फैन को ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ कर सकती है। ये सोचने में बहुत ही नेचुरल लगता है, क्योंकि हम अगर सोचें कि फैन का बचपन किस तरह गुज़रा था, बहुत ही मिज़री मुश्किलात में था और एक ऐसा शख्स फैन की ज़िंदगी में अगर आए, तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि उसकी ज़िंदगी सही हो जाएगी, बिल्कुल परफ़ेक्ट। लेकिन हर चीज़ परफ़ेक्ट तो नहीं होती। इन दोनों के दरमियान लड़ाई-झगड़े काफ़ी थे। लड़ाई-झगड़े इतने ज़्यादा थे कि आपस के जो नेबर्स थे, उन्होंने भी यही बताया कि इनके घर से हर वक़्त लड़ने-झगड़ने की आवाज़ें आती थीं। लेकिन फ़ैन ने एक सख्त फ़ैसला किया। फ़ैन इस बच्चे के लिए अपने आप को चेंज करना चाहती थी। वो चाहती थी जो उसने बर्दाश्त किया है, उसका बच्चा ये बिल्कुल बर्दाश्त ना करे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ैन अंदर से एक स्ट्रॉन्ग विल की मालिक थी और वो अब अपने आप को अपने बच्चे के लिए चेंज करना चाहती थी। वो अपनी आहिस्ता-आहिस्ता मंशियात की आदत भी कम कर रही थी। फ़ैन ने अपने बच्चे के लिए अपने हस्बैंड से अलहदगी का फ़ैसला किया, लेकिन वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहती थी। लेकिन ना उसके पास कोई स्किल था, ना एजुकेशन। फ़ैन को एक डांस बार में एक होस्टेस की जॉब मिल गई। लेकिन जो मंशियात की लत होती है ना, वो ऐसे नहीं छूटती, जब तक कि कोई आपकी मदद ना करे। हम जितना भी अपने आप को दिल में कह लें कि हम छोड़ देंगे, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम खुद छोड़ देंगे, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। जब तक कि कोई आपकी हेल्प ना करे। तो ज़ाहिर-सी बात है फ़ैन के साथ भी यही हुआ, उसने छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ड्रग एडिक्शन ज़्यादा होती चली गई।
इस मंशियात की लत ने उससे ऐसी गलती करवाई जो उसके लिए जानलेवा साबित हुई। 1997 में फैन की मुलाकात उसी डांस बार में एक ड्रग डीलर और पिंप 32 साल के चान मांग लॉक से हुई। आपको पता ही है कि उस जमाने में हांगकांग, चाइना, साउथ कोरिया, जापान वगैरह वहां पे बहुत ही खतरनाक ड्रग डीलर्स मतलब गैंग्स वगैरह होते थे। चान मान लॉक भी एक बहुत ही खतरनाक गैंग लीडर था, लेकिन वो फैन को मंशियात सप्लाई करता था। मतलब वो फैन जो थी वो उसकी रेगुलर कस्टमर बन गई थी। लेकिन फैन की ड्रग एडिक्शन इस कदर ज्यादा हो गई थी कि उसके लिए डांस क्लब और प्रोस्टिट्यूशन के पैसे भी कम पड़ रहे थे। तो उसने एक बहुत ही खतरनाक काम किया। उसने मौका पाकर चान मंग लो के वॉलेट से $4000 चोरी कर लिए। ड्रग्स का सबसे मेन काम ही तो यही होता है कि वो इंसान का दिमाग माफ कर देता है। इंसान को पता ही नहीं चलता वो किस भरे खतरे में है। चान मांगलो को आखिरकार पता चल ही गया कि उसके पॉकेट से किसने पैसे चुराए हैं। उसने फौरन फैन को अपने सारे पैसे भरने के लिए कहा। लेकिन चान मांगलोक ने खाली $4000 नहीं मांगे, उसने साथ $10,000 और मांगे थे। फैन ने किसी तरह $4000 तो दे दिए, लेकिन उसने $10,000 वापस करने के लिए चान से थोड़ा सा वक्त मांगा। लेकिन मानलोक पहले बहुत गुस्से में था। उसके दिमाग में यही था कि कैसे इसने मेरे पर्स से इतने पैसे चुरा लिए। उसके लिए ये एक इज्जत की बात थी। मार्च 1999 में चान मानलोक ने अपने 2 गोन्स को बुलाया और फैन को किडनैप करके अपने अपार्टमेंट ले गए। मानलोक के दिमाग में यही था कि वो अब इस तरह फैन से अपने पैसे निकवालेगा। उसने अपार्टमेंट में अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें कहा कि ये लड़की है, इसके साथ जो मर्जी कर लो और मुझे पे करो। कुछ देर ये करने के बाद मानलोक का इंटरेस्ट खत्म हो गया। वो अभी भी शदीद गुस्से में था कि इसने ये कैसे किया। वो बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था कि आइंदा कोई भी उसके साथ ये गलत काम ना कर सके। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये तीनों फैन को एक 3rd फ्लोर अपार्टमेंट में ले गए और वहां जाकर उसे बांध दिया। उसके बाद 30 दिनों तक इन तीनों ने वो सब कुछ किया जो हम सब सोच भी नहीं सकते। उस अपार्टमेंट में सबसे पहले इन तीनों ने फैन को इलेक्ट्रिकल वायर से बांधा और उसको मारना स्टार्ट कर दिया। उसकी चीखें बाहर तक ना जाए तो उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया। वो उसको मारते रहे, मुक्कों, लातों, पता नहीं किस किस तरह से वो बेचारी को मारते रहे। वो नए नए तरीके ढूंढते थे उसे टॉर्चर करने के लिए। वो घंटों तक फैन को मुक्कों, लातों से मारते थे। उसकी स्किन को कैंडल वैक्स से बर्न करते थे। उन्होंने तो उस बेचारी की दोनों टांगें बर्न कर दी थी। इस हद तक टॉर्चर उस बेचारी को अपने फीसेस खाने पर मजबूर करते थे। मतलब किस इंतहा के बीमार लोग थे। मान लो कि गर्लफ्रेंड थी 14 साल की आफांग। ये वही लड़की है जो मैंने शुरुआत में बताया था कि पुलिस स्टेशन में आई थी सब कुछ बताने के लिए। मान लो आफांग को काफी बार उस अपार्टमेंट में लेकर गया था। आफांग अपनी आंखों से फैन मैन ही को टॉर्चर होते हुए देखती थी। उसने पुलिस को बताया कि एक बार उसने देखा कि मान लोक ने फैन के सर पर मल्टीपल टाइम्स किसी भारी हथियार से हिट किया था। आफांग के मुताबिक मान लोग के लिए सब कुछ फन था। आफांग ने पुलिस को बताया कि जब ये लोग उसे टॉर्चर नहीं कर रहे होते थे तो वो साथ वाले कमरे में वीडियो गेम्स खेल रहे होते थे। वो बेचारी भूखी प्यासी उस कमरे में चीखती चिल्लाती रहती थी। इसके केस में ऐसा ऐसा टॉर्चर है कि मैं सब कुछ बता भी नहीं सकता। मतलब कि उसको सीलिंग से बांध कर उसका फेस कवर करके उसको पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन हिम्मत है फैन की, उसने ये सब कुछ बर्दाश्त किया। वो उस बेचारी को सीलिंग से उल्टा लटका कर कई कई घंटे तक मुक्के मारते रहते थे। इतनी ज्यादा दर्द की वजह से उसकी पूरी बॉडी नम हो गई थी। अब वो उस तरह रिएक्ट भी नहीं करती थी। लेकिन जब इंसान इंसान के दर्जे से नीचे आता है वो हैवान बन जाता है। और जब इंसान हैवान बनता है तो उसको मजा आता है दूसरे की मुश्किलात देखने में। फैन ने ये सब कुछ 1 महीना बर्दाश्त किया। मैं तो हैरान हूँ उस बेचारी ने 1 महीना किस तरह बर्दाश्त किया होगा। अप्रैल 15, 1999 मान लोक और उसके गूंस बाहर खाना खाने गए थे। फैन को उसने बंधा हुआ बाथ टब में छोड़कर। जब ये सारे वापस आए तो फैन में ही की डेथ हो गई थी। लेकिन इसके बाद इन तीनों ने इससे भी एक स्टेप फर्दर किया। उन्होंने बाथरूम में लेके जाकर फैन मैन ली की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांधा। उन्होंने फैन के पार्ट्स को एक पतीले में बॉईल किया, लेकिन उसका सर काट कर अपने पास रख लिया। उन्होंने बॉईल किए हुए इन पीसीस को प्लास्टिक बैग्स में बांध कर बाहर फेंक दिया। मतलब दिमागी तौर पर बीमार लोग थे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें, बीमार से ज्यादा ये लोग शैतान थे। और उन्होंने इसके सर को एक हेलो किटी डॉल के अंदर संभाल कर रख लिया। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि उस हेलो किटी डॉल के साथ वो क्या करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने उसके सर को मतलब हेलो किटी डॉल को अपने अपार्टमेंट में ही रखा था। मई 1999 को आफांग ने हांगकांग की पुलिस को बताया था कि फैन का गोश्त उसे हर जगह नजर आता है। जाहिर सी बात है, एक 14 साल की छोटी सी बच्ची ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो
मतलब इतना ज़ुल्म, इतनी ज़्यादती उसने अपनी आँखों से देखी हो, तो वो बेचारी किस तरह नॉर्मल हो सकती है? और यही ट्रॉमा उसका नाइटमेयर बन गया। वो बार-बार यही बस कह रही थी कि फ़ैन का सर कटा घोस्ट जिसकी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिकल वायर से बंधी हुई है, वो हर जगह उसे नज़र आता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो सच में भूत था या उसका ट्रॉमा नाइटमेयर बन गया था? फ़ैन ने पुलिस को सब कुछ सच-सच बता दिया और वो पुलिस को इन तीनों के अपार्टमेंट्स में ले गई। पुलिस को इन तीनों के अपार्टमेंट्स में वही हेलो किटी डॉल मिली थी और इस हेलो किटी डॉल के अंदर उन्हें फ़ैन का सर भी मिला। पुलिस ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, वहाँ से सारे सबूत इकट्ठे किए, लेकिन फ़ैन की बॉडी इस हालत में नहीं थी कि पुलिस को कॉज़ ऑफ डेथ का पता चले और इसी बात का फ़ायदा उन तीनों ने उठाया। उन तीनों ने कोर्ट में फ़ैन पर इन तमाम टॉर्चर्स के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कोर्ट में कहा कि उन्होंने फ़ैन पर कोई टॉर्चर नहीं किया है। फ़ैन की डेथ ड्रग ओवरडोज़ से हुई थी और उसकी डेथ उसी अपार्टमेंट में हुई थी। वो तीनों बहुत डर गए थे। उन्होंने इस डर से कि पुलिस उन्हें इसके कत्ल में पकड़ ना ले, उन्होंने फ़ैन की बॉडी को इसलिए काट कर फेंक दिया। लेकिन कोर्ट को भी इन तीनों के खिलाफ मतलब कॉज़ ऑफ डेथ के कोई सबूत नहीं मिले थे, तो उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस नहीं लगाए गए और इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आफाक क्योंकि इन सब में इन्वॉल्व नहीं थी और उसने इन सब के खिलाफ टेस्टिफाई किया था, तो उस पर कोई सज़ा आयद नहीं की गई और पॉसिबिलिटी तो ये थी कि इन तीनों को 20 साल में पैरोल मिल सकती है। मतलब कि इतना सब कुछ करने के बावजूद उन सब ने छूट ही जाना था। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लोगों के मुताबिक उस अपार्टमेंट में फ़ैन का भूत अभी तक घूम रहा है। एक कपल उस बिल्डिंग के 4th अपार्टमेंट में रुका था। उसके मुताबिक सारी रात उसे 3rd अपार्टमेंट से किसी लड़की के चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती रही थीं। उनके मुताबिक आधी रात को उन्हें ऐसा महसूस होता था कि कोई लड़की उनके अपार्टमेंट के बाहर चल रही है, लेकिन जब वो जाकर देखते थे तो वहाँ पे कोई नहीं होता था। और एक रेज़िडेंट के मुताबिक उन्होंने आधी रात को वहाँ पर किसी लड़की के भूत को भी देखा था। उस बिल्डिंग के नीचे एक हेयर सैलून है, मतलब उसी बिल्डिंग के अंदर है। उसके एम्प्लॉइज़ के मुताबिक जब वो रात को अपना मतलब सब कुछ बंद करके जाते हैं और सुबह जब वो अपना हेयर सैलून खोलते हैं, तो उस हेयर सैलून में बहुत सारी हेलो किटी डॉल्स होती हैं। इंटरनेट में तो ये भी मशहूर है कि उस हेयर सैलून का ओनर रात को जब अपना हेयर सैलून बंद कर रहा होता है, तो उसको एक घोस्ट नज़र आता है, मतलब एक शैडो, और वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड भी है। क्योंकि ये कितना सच है, कितना झूठ, क्योंकि मैं पर्सनली घोस्ट पे यकीन नहीं करता। जिन-जिन्नात वो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो भूत होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी शख्स का, वो मैं तो यकीन नहीं करता। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या ये घोस्ट वग़ैरह होते हैं या नहीं? जिन्नात तो होते हैं, लेकिन मैं घोस्ट की बात कर रहा हूँ। आपके ख़्याल में अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई अपनी पर्सनल स्टोरी है, तो मेरे साथ शेयर कीजिए, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपसे नेक्स्ट केस में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय।